यूपी में कल होगा दूसरे चरण के लिए मतदान। 9 जिलों की 55 सीटों पर 14 फरवरी को वोटिंग होगी। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया जारी रहेगी। मतदान के लिए आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टी। सभी बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। दूसरे चरण के लिए आपको बता दें कि इस चुनाव में 9 जिले सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर की 55 विधानसभाओं में होने वाले हैं मतदान। यहां पर 586 उम्मीदवार इस दरमियान चुनावी मैदान में हैं, जिसमें सबसे अधिक 15 उम्मीदवार कांठ और बरेली कैंट के साथ ही शाहजहांपुर में हैं। एक तरफ जहां पर योगी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना, गुलाबो देवी और बलदेव सिंह औलख चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान, पूर्व मंत्री धर्मपाल सैनी, कमाल अख्तर के साथ ही महबूब अली जैसे कद्दावर नेता भी चुनावी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 14 तारीख को ईवीएम में कैद हो जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दूसरे चरण का चुनाव 14 फरवरी को यह मतदान होना है और अब तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको ये बताते चलें कि 9 जिलों की 55 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होगा और साथ ही यहां पर तमाम सियासतदानों की किस्मत का जो फैसला है वो ईवीएम में कल कैद हो जाएगा। बीजेपी के मंत्रियों की यहां पर साख दांव पर है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता भी चुनावी मैदान में है। ऐसे में 55 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा और 9 जिले बताए जा रहे हैं जहां पर ये वोटिंग होगी। आपको बता दें, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर में 55 विधानसभाओं में मतदान होना है। 586 उम्मीदवार इस दरमियान सियासी मैदान में हैं। सबसे अधिक उम्मीदवारों की जो संख्या है वो कांठ विधानसभा क्षेत्र में 15, यहां पर एक ही विधानसभा में प्रत्याशी हैं, तो जबकि इसके अलावा आपको बता दें कि बरेली कैंट में भी यही आलम है और शाहजहांपुर में भी 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। तो ऐसे में आपको बता दें तकरीबन 586 उम्मीदवार बताए जा रहे हैं जो कि चुनावी मैदान में है। एक तरफ जहां पर योगी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना, गुलाबो देवी और बलदेव सिंह औलख चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान, पूर्व मंत्री धर्मपाल सैनी, कमाल अख्तर और महबूब अली जैसे कद्दावर नेता भी इस चुनावी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 14 तारीख को ईवीएम में कैद हो जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और पोलिंग पार्टियों के रवाना होने की जो सिलसिले हैं वो शुरू हो चुके हैं। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जहां पर अति संवेदनशील बूथ हैं वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि पहला चरण शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और उम्मीद यह है कि दूसरा चरण भी शांतिपूर्ण तरीके से ही संपन्न होगा। 55 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। मतदान के लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। तो सभी बूथों पर आपको बता दें कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रशासन ने भी कमर कस ली है। 9 जिलों की 55 सीटों पर 14 फरवरी को यानी कल मतदान होगा। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग की जाएगी और ऐसे में प्रशासन भी लगातार अपील कर रहा है मतदाताओं से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में घर से बाहर निकलें और मतदान जरूर करें। लोकतंत्र के इस महापर्व में आप अपनी आहुति जरूर दें, आप अपने वोट की कीमत को समझें। जी हाँ, तो आपको बता दें कि कई ऐसे कद्दावर नेता हैं जिनकी किस्मत दांव पर है। विनोद हमारे सहयोगी तमाम अपडेट के साथ मौजूद हैं। विनोद, पोलिंग पार्टियां रवाना होना शुरू हो गई हैं। एक तरफ जहां पर योगी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना, गुलाबो देवी और बलदेव सिंह औलख की जो साख है वो दांव पर है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान, पूर्व मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी, कमाल अख्तर और महबूब अली जैसे कद्दावर नेता भी इस चुनावी मैदान में है। 9 जिले, 55 सीटें, क्या कुछ सियासी गणित और कैसे इस दरमियान व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं विनोद? जी बिल्कुल सुनील, देखिए इस बार का चुनाव जो है विधानसभा चुनाव बिल्कुल अलग है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधे टक्कर है। सभी जो पैरामीटर हैं और जो वहाँ की सियासी गणित है उसको ध्यान में रखते हुए
दोनों दलों ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो देखिए जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े मंत्री हैं, जो 3 मंत्री अभी हैं जिनका जो आगे की जो रणनीति है, जिनका भविष्य है तीनों का, वो कल निर्धारित हो जाएगा कि उनको विजय मिलेगी या उनकी हार होगी। देखिए सबसे पहले सुरेश खन्ना की बात करेंगे तो उनके सामने बड़ी चुनौती है। शाहजहांपुर से वो प्रत्याशी हैं इस बार, तो वहां पर जिस तरीके का माहौल बना है शाहजहांपुर में, चूंकि उनके सामने समाजवादी पार्टी के एक बड़े कद्दावर नेता है आजम खान, जिन्होंने पहले कई वर्षों से कई बार विधानसभा चुनावों से लोकसभा चुनावों से विजय दर्ज करते चले आ रहे हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि वो अभी जेल में है, लेकिन जेल से ही ताल उन्होंने ठोक दिया है। समाजवादी पार्टी ने उनको मैदान में उतार दिया। वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी मैदान में है। कल देखिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव शाहजहांपुर में एक बड़ी परसों एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था। एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश में थे वो, और उसमें सफल भी हुए थे। देखिए किस तरह का जनाधार उनको देखने को मिला था। वही जनाधार देखे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मन में कहीं ना कहीं एक बड़ी निराशा देखने को मिली होगी और इस चीज को लेकर कर सुरेश खन्ना के अंदर कहीं ना कहीं बेचैनी पैदा हुई होगी कि आगे जिस तरीके का माहौल बन रहा है, जिस तरीके का जनाधार समाजवादी पार्टी के साथ में जा रहा है, तो कैसे इस रण में विजय हासिल कर पाएंगे। तो वहीं देखिए गुलाबो देवी भी मैदान में है, उनके सामने भी बड़ी चुनौतियां हैं। चूंकि 5 साल तक वो सरकार में रही और एक बड़े पद पर रही, तो ऐसे में उनके रिपोर्ट कार्ड को जनता ने तैयार कर लिया है, क्योंकि सत्ता में थी इसलिए उनकी जवाबदेही ज्यादा बन जाती है। जनता के बीच में जो सवाल होते हैं उनको उनका जवाब देना गुलाबो देवी के लिए या फिर सुरेश खन्ना के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उनके जवाब दे और जो वहां की मूलभूत सुविधाएं हैं उसको दे। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कर भारतीय जनता पार्टी को एक सवाल खड़ा है कि जो 5 साल का जो रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल है, विनोद, आऊंगा वो आपके जनता पास, कैसे देख आऊंगा रही आपके है। पास विनोद। इस दरमियान अभिषेक शर्मा भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अभिषेक, भारतीय जनता पार्टी की हर एक गतिविधि पर आपकी पैनी नजर रहती है। ऐसे में बीजेपी इन 55 सीटों पर किस तरह से जद्दोजहद में है, क्योंकि मंत्रियों की जो साख है वो भी दांव पर है। देखिए पहले चरण के मतदान के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि जब आप देखिए कि पहले चरण में जो मतदान हुआ, जो पश्चिम के क्षेत्र है, चाहे वो मथुरा का क्षेत्र रहा हो, चाहे फिर मुजफ्फरनगर का क्षेत्र रहा हो, कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात का आभास है कि इस बार वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रण में पहले चरण में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। इसलिए बीजेपी ने इस बार दूसरे चरण का जो मतदान है, बहुत कम ही समय बचा था बीजेपी के पास 2-3 दिनों के लिए। मुझे जो लगता है कि बीजेपी पहले दूसरे चरण में बिल्कुल पिछड़ती हुई नजर आ रही है और जो दूसरे चरण में मंत्रियों की साख दांव पर लगी है, जो बड़े नेताओं की साख दांव पर लगी है, कहीं ना कहीं बीजेपी पहले चरण की ही तरह दूसरे चरण में भी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी का फोकस पहले चरण पर था और बीजेपी को ये उम्मीद थी कि पहले चरण में वह कहीं ना कहीं अपने बयानबाजियों के दम पर, अपने ध्रुवीकरण के मुद्दे के दम पर पहले चरण को मैनेज करेगी और उसका संदेश दूसरे चरण में जाएगा। लेकिन सुनील, आपको बताऊं कि जो पहले चरण की हवा है, जो पश्चिम की हवा है, वो धीरे धीरे अवध में आ गई है और अवध के बाद वो पश्चिम की हवा जब पूरब में पहुंचेगी तो बीजेपी के लिए चुनौतियां बड़ी हो जाएंगी। पहले चरण की ही तरह दूसरा चरण भी बीजेपी के लिए फ्लॉप वाला होगा। इस बार बीजेपी के लिए हर पग पग पर कांटे हैं और पता नहीं कैसे बीजेपी इसको सह के आगे चुनाव लड़ रही है। लेकिन पहले चरण की तरह ही दूसरे चरण में बीजेपी के लिए मुश्किलें पड़ी हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी दूसरे चरण में भी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका जानकारी के लिए। विनोद, आप बने रहिएगा। तो आपको बता दें कि यूपी में कल होगा मतदान और 55 सीटों पर वोटिंग होगी, 9 जिलों की 55 सीटों पर। अगली खबर का रुख करेंगे। तीसरे चरण के लिए अखिलेश यादव तैयार हो गए हैं। जी हां, तीसरे चरण का रन और अखिलेश यादव ने कमर कस ली है। अखिलेश यादव आज हाथरस, कासगंज, फिरोजाबाद और एटा में दौरा करेंगे और थोड़ी देर में हाथरस के लिए रवाना होंगे अखिलेश यादव। दोपहर 1 बजे कासगंज के सहावर में वह प्रचार करेंगे। करीब 2 बजे एटा में हुंकार भरेंगे अखिलेश यादव। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अखिलेश यादव आपको बता दें कि आज हाथरस के दौरे पर रहेंगे। इसके अलावा वो कासगंज भी जाएंगे। साथ ही आपको बता दें एटा में भी अखिलेश यादव पहुंचेंगे। तो आज हाथरस, कासगंज, फिरोजाबाद और एटा में आज अखिलेश यादव दहाड़ते हुए नजर आएंगे। थोड़ी देर में हाथरस के लिए अखिलेश यादव रवाना होंगे। आपको बता दें दोपहर 1 बजे का समय कासगंज के सहाबर में भी
तय किया गया है और 2 बजे करीब एटा वो पहुंचेंगे, जहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव दहाड़ते हुए नजर आएंगे मंच से आज। तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल अखिलेश यादव बना रहे हैं और एक बड़ा जन समर्थन उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अब से थोड़ी देर में हाथरस के लिए अखिलेश यादव रवाना होंगे और अखिलेश यादव हाथरस में सिकंदराव विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे और यहां पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। विनोद हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विनोद, सिकंदराव में अब से कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं अखिलेश यादव हाथरस जिले में और यहां पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल सुनील, देखिए 11:50 का समय है हाथरस के सिकंदराव में, जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यहां पर पहुंचेंगे। तो पूरी तैयारियां पूरी हो चुकी है। जो यहां पर समर्थक है, जो कार्यकर्ता है, वो सब पहुंच चुके हैं, अखिलेश यादव का इंतजार कर रहे हैं। सारी जो फॉर्मेलिटी होती है उसको पूरा कर ली गई है, सारी औपचारिकताएं जो होती है वो पूरा कर ली गई है। जो यहाँ के कार्यकर्ता है, गठबंधन के कार्यकर्ता हो या फिर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो, वो सब तैयार है, अखिलेश यादव की राह देख रहे हैं। चूंकि दूसरे चरण का जो प्रचार प्रक्रिया होती है उसको रोक दी गई है और तीसरे चरण की मजबूती की तरफ सभी पार्टियां बढ़ चुकी हैं। उसी क्रम में अखिलेश यादव भी मैदान में उतर चुके हैं। देखिए आज की डेट में यानी 13 तारीख है, आज 13 फरवरी है। आज अखिलेश यादव का 4 जिलों में जनसभाएं हैं। ताबड़तोड़ रैलियां करना है अखिलेश यादव के, चूंकि वक्त बेहद कम बचा है और ऐसे में अपने प्रत्याशियों की मजबूती के लिए उनके समर्थन में जगह जगह पर जाना है, तो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते अखिलेश यादव। इसीलिए देखिए एक दिन में बेहद कम समय में 4 जनपदों में जाके जनसभाओं को संबोधित करना है और अपने प्रत्याशियों के लिए एक मजबूत पिलर खड़ा करना है। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अखिलेश यादव तैयार है। देखिए ताबड़तोड़ जनसभाओं में रैलियां कर रहे हैं। उसी क्रम में आज 4 जनसभाओं को वो संबोधित करेंगे। सबसे पहले देखिए आज 11:30 बजे, अब से कुछ ही देर बाद लखनऊ से चलेंगे वो और सबसे पहले यहां हाथरस पहुंचेंगे। हाथरस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है अखिलेश यादव के लिए क्योंकि यहां से भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी किरकिरी जो यहां से निकली थी, हाथरस कांड जो है वो, जिसका जिक्र अखिलेश यादव लगातार अपने जनसभाओं में, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया करते हैं और सभी विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए हाथरस का नाम लिया करती हैं। तो ऐसे में देखिए अखिलेश यादव का हाथरस में आना कहीं ना कहीं एक वो ही संदेश देना है कि हाथरस अभी वो घटना भूले नहीं है जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी लगातार सवाल उठाता रहा है। अखिलेश यादव इससे फ्रंट पे रहे हैं, इस पूरे मामले को उठाने करके लेकर के जिस तरह का अपराध की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, उसी अपराध की एक दूसरी झलक अखिलेश यादव दिखाया करते हैं। देखिए हाथरस में एक ये उनका बहुत अहम दौरा है, उसी को लेकर के अखिलेश यादव आज हाथरस पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव हाथरस से एक बड़ा संदेश देंगे कि किस तरीके से अखिलेश यादव मैदान में उतरे हैं और क्या वो लेके उतरे हैं। आगामी जो 5 साल होगा उसके लिए क्या उनका 3 विधानसभा सीटें हैं हाथरस में, सिकंदराव, हाथरस सदर और सादाबाद। यहां पर तीनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है लंबे अरसे से, लेकिन बसपा एक सीट जीतती चली आई रामवीर उपाध्याय के दम पर। रामवीर उपाध्याय पूर्व ऊर्जा मंत्री, इस बार उन्होंने बीजेपी का पट्टा अपने गले में पहन लिया है। वो बीजेपी से सादाबाद विधानसभा क्षेत्र से सियासी मैदान में है और ऐसे में गठबंधन के प्रत्याशी हैं सादाबाद विधानसभा क्षेत्र से, उनको लेकर बड़ी सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन सिकंदराव जो क्षेत्र है यहां पर बीजेपी का बड़ा दबदबा माना जाता है। तो ये माना जाए कि अखिलेश यादव आज हाथरस में जब पहुंचेंगे तो उसके बाद आओ हवा ही नहीं, वहां का माहौल भी कुछ अलग होगा, वहां का परिदृश्य अलग होगा, वहां के मतदाताओं का मन कुछ अलग होगा। देखिए सुनील, अगर हवा की बात करें और लोगों के जनाधार की बात करें और मुद्दों की बात करें तो कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में मुद्दे बिल्कुल अलग है। क्योंकि 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही उत्तर प्रदेश में और जब 2017 में सरकार बना रही थी भारतीय जनता पार्टी तो मुद्दे अलग थे और इस बार के चुनाव में मुद्दे अलग है। तो कहीं ना कहीं उन सब मुद्दों को जो वोटर्स है उन्होंने खड़ा कर दिया है, सवालिया घेरे में खड़ा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि 5 साल तक सरकार में रहेंगे, रिपोर्ट कार्ड मांग रही जनता। क्योंकि देखिए जो भी मुद्दे थे, जब जो मुद्दे लेकर के भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी थी उसको जनता ने सराहा था और समाजवादी पार्टी सरकार थी जो कोई कमियां दिख रही थी
उसको लेकर के जनता ने समाजवादी पार्टी को 2017 में नकार दिया था। लेकिन जब मुद्दे पर समाजवादी पार्टी नहीं खड़ी हुई तो भारतीय जनता पार्टी को चुना सभी वोटर्स ने। अब भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तो मुद्दे जो है उनके उस पर अगर नहीं खड़ी भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई तो अब चुनने हैं दूसरे को करके। क्योंकि जनता का जो मन है वो अपना अलग अलग तरीके से बदलती रहती है। जनता के जो मुद्दे हैं वो भी बदलते रहते हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव का आगाज होता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक अलग मुद्दा देखने को मिला है इस बार, किसानों का मुद्दा। और भी कई मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर के जनता ने भारतीय जनता पार्टी से सवाल किया है। तो सरकार जिसकी रहती है उसी से सवाल किया जाता है। लेकिन बिल्कुल विनोद, हालांकि किसानों के मुद्दों पर तो जब से देश आजाद हुआ तब से ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हुई, तब से किसानों के मुद्दों को लेकर हर बार सियासी दल चुनावी मैदान में होते हैं और किसानों का जिक्र, किसानों की बात करते हैं। और देश आजाद हुआ तब से लगातार सरकारें ये कहती चली आई हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं। अगर ऐसा ही कुछ होता तो आज अन्नदाता का ये हश्र न होता, अन्नदाता की ये हालत ना होती। बहुत शुक्रिया विनोद आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।